हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 9th एसएसटी में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपन अपना इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स के जो अपना 4th चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा, उसकी 3 वीडियो अपन देख चुके हैं। आज अपन इसकी 4th वीडियो देखेंगे। तो तीनों वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया था कि भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि भारत में खाद्य रूप से असुरक्षित लोग कौन कौन है, और साथ में अपन ने भूखमरी भी देखा था। दीर्घकालीन भूखमरी और मौसमी भूखमरी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन देखेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति, यानी जब हम खाद्य असुरक्षा की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा की जब अपन बात कर रहे हैं तो भारत में जो खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है। तो बच्चों, आप सबको पता है कि 1947 से पहले हमारा देश क्या था, अंग्रेजों के अधीन था। यानी अंग्रेज हमारे देश के अंदर आ गए थे और हम गुलाम थे, और हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि इन अंग्रेजों ने हमारा बहुत अधिक शोषण किया, हमारे कुटीर उद्योग नष्ट कर दिए, जिसकी वजह से हमारा जो कृषि का क्षेत्र था उसमें भी हम पिछड़ गए थे। तो 1947 के पहले भारत की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी और कृषि के क्षेत्र के अंदर भी हम पिछड़ चुके थे, क्योंकि कृषि के अंदर हम वही घिसी पिटी तकनीक और घिसी पिटे जो उपकरण, उसी से हम अपना काम चला रहे थे, जिससे हमारा उत्पादन बहुत कम हो गया। जब 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त भी हमारी स्थिति कोई अच्छी नहीं थी और हमारा जो अन्न उत्पादन बहुत कम था, लोगों को खाद्य असुरक्षा के दौर से गुजरना पड़ रहा था। ऐसे में हमने क्या किया था, अन्य देशों से अनाज का आयात किया था, जिसमें हमने अमेरिका से गेहूं का आयात किया। तो अमेरिका ने क्या किया था बच्चों, कि जो घटिया किस्म के गेहूं थे वो हमारे भारत को भेजे थे, और हम मजबूर थे उस घटिया किस्म के गेहूं को लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था। आज़ादी के बाद हमने अमेरिका से गेहूं का आयात किया, लेकिन उन्होंने हमें कैसे गेहूं दिए, घटिया किस्म के गेहूं दिए। तो ऐसे के अंदर हमारे जो नीति निर्माता थे उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए कि कैसे हम गेहूं मतलब अनाज के अंदर हम आत्मनिर्भर हो सके और हमें अन्य देशों से अनाज का आयात न करना पड़े। तो ऐसे के अंदर हमारा जो भारत का प्रमुख लक्ष्य क्या था कि खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर बने, कि हमको किसी भी तरह से हम दूसरे क्षेत्र में तो डेवलपमेंट हमारा हो ही सही, लेकिन हम खाद्यान्न के अंदर कैसे हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, हमें किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। और इसी के अंदर फिर हमारे देश में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ 1960 के अंदर। 1960 के अंदर हमने हमारे देश में हरित क्रांति लागू हुई, और हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ कि पहले तो देश के कुछ राज्यों के अंदर है ना नए नए बीज, हाई यील्ड वेराइटी, जो अधिक उत्पादन HYV जिनको अपन सीड कहते हैं, उन बीजों के द्वारा अच्छी सिंचाई, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी और कृषि के अच्छे बेहतर उपकरण के द्वारा कृषि की गई, जिससे हमारे भारत के कुछ राज्यों के अंदर बहुत अच्छी कृषि हुई और अनाज का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे हमारा देश किसके अंदर, खाद्यान्न के अंदर, अनाज उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भर होने लगा। तो मैंने यहीं पर यही लिखा है कि प्रमुख लक्ष्य भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना था, और इसके लिए हरित क्रांति प्रारंभ हुई 1960 में। और 1960 में जो हमारी हरित क्रांति क्या है, माइलस्टोन है ना, नींव का पत्थर साबित हुई। क्यों? क्योंकि खाद्यान्नों के क्षेत्र के अंदर हम जो आत्मनिर्भर हुए उसके अंदर हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हमारे जो उस वक्त हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, हरित क्रांति उसी के समय की बात है, तो हरित क्रांति को गेहूं क्रांति का ही नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति के द्वारा गेहूं के उत्पादन के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। तो इंदिरा गांधी ने उसको गेहूं क्रांति का नाम दिया, और गेहूं क्रांति को एक आधिकारिक रूप देने के लिए 1968 जुलाई के अंदर एक डाक टिकट जारी कर दिया, है ना बच्चों, कि हरित क्रांति को उसने गेहूं क्रांति का नाम तो दे दिया, शीर्षक तो दे दिया, लेकिन इसी शीर्षक से जुलाई 1968 में एक डाक टिकट जारी किया जिसके ऊपर गेहूं क्रांति लिखा हुआ था, जिससे हरित क्रांति का जो गेहूं क्रांति नाम है उसको आधिकारिक रूप से वो दर्ज हो गया। गेहूं के बाद यही कार्य चावल के अंदर किया गया, तो हमको चावल में भी ऐसी ही सफलता मिली। पहले तो ये सारे प्रयोग गेहूं पे किए गए, लेकिन बाद में ये सारे प्रयोग चावल पे किए गए, और हमको चावल के अंदर भी ऐसी ही सफलता मिली, यानी सफलता की पुनरावृत्ति हुई। लेकिन बच्चों, अफसोस की बात यह है कि इससे हरित क्रांति से सिर्फ हमें गेहूं और चावल में ही इतनी अच्छी उपलब्धि या सफलता मिली, अन्य अनाज के अंदर हमको इतनी अधिक
असफलता नहीं मिली। तो अन्य अनाजों में इसकी सफलता नहीं मिल पाई, काय के अंदर, इसके जो उत्पादन वृद्धि के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जो कुछ आंकड़े बता रखे, जो आपकी बुक में भी दे रखे, कि किस प्रकार हरित क्रांति से गेहूं, चावल और टोटल अनाज के अंदर उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कि 2015-16 की बात है। यदि हम टोटल अनाज उत्पादन की वृद्धि की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो 44.01 करोड़ टन उत्पादन हुआ, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश के अंदर कितना उत्पादन हुआ, 30.21 करोड़ टन। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं टोटली अनाज की, जिसमें गेहूं, चावल और अन्य सारे अनाज आ जाते हैं। तो यूपी में तो 44.01 और एमपी में 30.21 करोड़ टन उत्पादन हुआ। ये बात है 15-16 की। अब 15-16 के अंदर यदि अपन, ये तो टोटल अनाज हो गया, यदि हम केवल गेहूं की बात करें तो यूपी में 26.87 करोड़ टन और एमपी में 17.69 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ। और यदि हम चावल की बात करें तो बच्चों चावल का जो मैक्सिमम उत्पादन, अधिकतम उत्पादन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था 15.75 करोड़ टन, और जो चावल का अधिकांश उत्पादन यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था 12.51 करोड़ टन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जो अनाज का जो कुल उत्पादन 15-16 में 44.1 था, उसमें से 26.87 तो गेहूं का ही हो गया और 15.75 चावल का हो गया। तो आप अच्छे से पता लगा सकते हो कि अन्य अनाज का उत्पादन कितना नहीं के बराबर हुआ। इसी प्रकार अपन एमपी के अंदर भी देख लो तो 17.69 तो गेहूं का उत्पादन है और 12.51 किसका उत्पादन है, चावल का। तो लगभग पूरा ही उत्पादन ये मान लीजिए कि गेहूं और चावल का ही है, अन्य अनाजों के उत्पादन की बहुत नगण्य मात्रा रही है। तो ये तो हो गया अलग अलग राज्यों के अंदर गेहूं और चावल के उत्पादन की बात। कौन से सन के अंदर बात करें अपन, 2015-16 के अंदर। लेकिन यदि अपन देश के अंदर, संपूर्ण देश के अंदर अपन टोटल अनाज की बात करते हैं तो 15-16 के अंदर 252.22 करोड़ टन था। वही 2016-17 के अंदर 275.68 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ। तो ये एक वर्ष के अंदर ही इतनी अधिक अनाज उत्पादन में वृद्धि हो गई। और ये सब किसकी वजह से हुआ, हरित क्रांति की वजह से हुआ। हरित क्रांति की वजह से ही हमारा देश खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सका। अब बच्चों आपके बुक के अंदर एक बार ग्राफ दे रखा है, जिसमें यहाँ पर तो यहाँ पर ये 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से अनाज करोड़ टन के अंदर दे रखा है उत्पादन का, और यहाँ पर अलग अलग वर्ष दे रखे। तो मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया है कि 1960-61 के अंदर हमारे देश के अंदर जो उत्पादन था अनाज का वो 80 करोड़ टन था, और हम देख रहे हैं कि ये अनाज का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। केवल 2014-15 के अंदर ये थोड़ा सा हमारा ग्राफ नीचे गया था और वापस ये ग्राफ बढ़ गया, और 2018-19 के अंदर 281.37 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हो रहा है। तो ये ग्राफ बताता है कि 1960-61 जब से हरित क्रांति चालू हुई से लेकर आज दिनांक तक अनाज का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अर्थात हरित क्रांति की वजह से देश के अंदर हम अनाज के क्षेत्र के अंदर, खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा लेसन था वो क्या था, भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति, जिसके अंदर अपन ने देख लिया आज़ादी के पहले की स्थिति, फिर आज़ाद हुआ, हरित क्रांति प्रारंभ हुई, हरित क्रांति की वजह से अलग अलग राज्यों के अंदर अनाज का उत्पादन बढ़ने लगा। ऐसे में इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी कर दिया गेहूं क्रांति के नाम से, जिससे हरित क्रांति को गेहूं क्रांति के नाम से हमारे आधिकारिक रूप से दर्ज हो गया। फिर मैंने आपको ये अलग अलग आंकड़े बता दिए और ग्राफ के द्वारा भी आपको मैंने बता दिया कि भारत देश के अंदर खाद्यान्नों की स्थिति या खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो के अंदर क्या देखेंगे, अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमारे देश के जो नीति निर्धारक जो लोग हैं उन्होंने देश में खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या नीतियां निर्धारित कर रखी है, जैसे बफर स्टॉक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। तो इसके बारे में बच्चों हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए और उससे अपने नोट्स बनाते रहिए। तो अगली वीडियो के अंदर हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।